इंजीनियर क्यों? 2008 की वैश्विक मंदी के कारण एक भीषण भ्रांति ने हम सभी को व्यथित कर दिया कि इतने सारे इंजीनियरों का क्या होगा। 27 दिसंबर 2010 को जारी एसोचैम की रिपोर्ट का कहना है कि हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ नवयुवकों की आवश्यकता है, जिसमें से लगभग 75% के पास किसी भी प्रकार का तकनीकी कौशल अनिवार्य होगा। नेस्कॉम की नोएडा रीजनल काउंसिल के उपाध्यक्ष और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विष्णु दुसाद का मानना है, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी हैव just 2 million professionals working in the industry, and multiply this number by 25,000 and we get the number of $50 billion, and with just 2 million people we are able to generate $50 billion or 22.5 lakh crores worth of revenue coming to this particular industry. And for our population where we are 110 crores, 2 crore professionals working in a particular industry, and especially this kind of industry, is not something that is unimaginable. प्रधानमंत्री के सलाहकार और टेलीकॉम क्रांति के जनक श्री सैम पित्रोदा ने पैन IIT सम्मेलन 2010 के दौरान बताया कि अकेली भारत सरकार ही अगले 5 वर्षों में IT इंडस्ट्री में लगभग 1000 अरब रुपए का निवेश करने जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ज्यादा इंजीनियर्स की आवश्यकता है। तमाम IIT, NIT व अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के बावजूद आज भारत में केवल 11% युवा ही उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। इस संख्या को वर्ष 2020 तक 20% करने के लिए सैकड़ों नए कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। केवल राजनीतिक महासंग्रामों के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाता जा रहा है। वर्ष 2000 में जहां प्रदेश में केवल 46 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, वहीं आज 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निजी निवेश के कारण 700 से अधिक कॉलेज अस्तित्व में आ चुके हैं। ये सभी कॉलेज उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय UPTU से संबद्ध हैं, जो कि विभाजन से पूर्व विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी के रूप में ख्याति अर्जित कर चुकी थी। आज UPTU से संबद्ध इन कॉलेजों में 90,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग की सीटें उपलब्ध हैं। प्रशासनिक कारणों से वर्ष 2010 में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी को महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी और गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी में विभाजित किया गया। जो अभी 2 विश्वविद्यालय बने हैं, इसमें महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कॉलेजों के लिए बना है। इन दोनों का योगदान तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है और रहेगा। अप्रैल 2010 में कराए गए एक सर्वेक्षण में UPTU के इंजीनियरिंग छात्रों की गुणवत्ता राष्ट्रीय औसत से बेहतर पाई गई। एक मानक एप्टीट्यूड टेस्ट में जहां राष्ट्रीय औसत 32.8 था, वहीं UPTU के छात्रों का औसत 35.2 पाया गया। ये तथ्य चौंका देने वाला था। जितने भी हमारे इंजीनियर बनते हैं, उनकी एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि हमारे छात्र कई बहुत अच्छी मल्टीराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, और उन्होंने वहाँ पे अपने साथ के जो बाकी कॉलेजेस से या बाकी स्टेट से लड़के या इंजीनियर्स बन के आए थे, उनसे प्रदर्शन उनका अच्छा रहा है। किसी भी शिक्षा प्रणाली के 3 मूलभूत आधार होते हैं: प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था। UPTU के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से ही MNR इलाहाबाद की देखरेख में UP सीट नाम से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती रही है।
जिसकी गुणवत्ता और पारदर्शिता निर्विवादित रही है। गुणवत्ता और पारदर्शिता की इस परंपरा का आज तक निर्वहन हो रहा है। आईआईटी जैसे विश्व प्रसिद्ध तकनीकी संस्थानों से आए कुलपतियों की अध्यक्षता में यूपीटीयू के पाठ्यक्रम व परीक्षा व्यवस्था को आईआईटी जैसी ही मान्यता प्राप्त है। एमटीयू और जीबीटीयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हर संस्थान का फीस जो है वो सरकार से निर्धारित है। जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जो हमारा सिलेबस है, आधुनिक है और सिलेबस को कंटिन्यूसली अपडेट किया जाता है। अपडेट करना ज़रूरी है और वो सिलेबस जो है वो इंडस्ट्री के साथ मिलके बनाने की कोशिश चल रही है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम इंडस्ट्री के साथ मिलके बनाने के कारण से इंडस्ट्री को जो ज़रूरतें हैं, जिन इंजीनियर्स की जो उनकी जानकारी की ज़रूरत है, वो उसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके कारण कॉरपोरेट और शिक्षा जगत में यूपीटीयू से संबद्ध कॉलेजों की विश्वसनीयता कहीं अधिक मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने हेतु आपके पास कक्षा 12 में विज्ञान व गणित विषय होने चाहिए। 16 और 17 अप्रैल को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2011 में भाग लेना आवश्यक होगा। इस प्रवेश परीक्षा में भाग लिए बिना इंजीनियरिंग के किसी भी संस्थान में आपको प्रवेश नहीं मिल सकेगा। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 50% की अर्हता अनिवार्य है। इस परीक्षा के फॉर्म आपको प्रदेश के विभिन्न डाकघरों से प्राप्त हो सकेंगे। आप ये फॉर्म ऑनलाइन www.mtu.ac.in पर भी भर सकते हैं। इतनी महंगी पढ़ाई का वहन कैसे होगा? उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सदल प्रसाद का कहना है कि प्रदेश एवं देश के सर्वांगीण विकास के लिए समुचित प्रशिक्षित एवं तकनीकी जनशक्ति तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश में तकनीकी जनशक्ति को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें शुल्क मुक्ति की सुविधा प्रदान की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के समान प्राविधिक शिक्षा विभाग में भी सावित्रीबाई फुले बालिका कल्याण योजना लागू की गई है। पुअर बैकग्राउंड से इकोनॉमिकली पुअर हैं या जो SC/ST कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए तो करीब करीब मुफ्त शिक्षा है। उनका ट्यूशन फीस सरकार देती है। मगर जो 2.5 लाख से कम इनकम के पेरेंट्स के बच्चे हैं, उनके लिए भी सीटें उपलब्ध हैं, कुछ सुरक्षित सीटें हैं। और छात्राओं के लिए हम कुछ और सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, सुविधाओं को देखते हुए मेरे ख्याल में यूपीटीयू का जो पहले इम्तिहान कराया जाता था, वो अब इस बार एमटीयू करा रही है और उसमें छात्रों को हिस्सा लेना बहुत अच्छा रहेगा। प्रदेश के सरकारी व सरकारी अनुदान द्वारा समर्थित संस्थानों में बीटेक के पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस मात्र 40,000 रुपए है। MBA और MCA पाठ्यक्रमों के लिए ये फीस 25,000 रुपए सालाना है। निजी संस्थानों की फीस उत्तर प्रदेश फीस फिक्सेशन कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसकी विस्तृत जानकारी www.afrcup.in पर उपलब्ध है। AICTE के निर्देशों के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, विकलांगों व महिलाओं के लिए सरकारी व सरकारी अनुदान द्वारा पोषित संस्थानों में फ्री सीटों का प्रावधान किया गया है। मोटे तौर पर प्रत्येक ब्रांच की 60 सीटों के प्रवेश पर 2 महिलाओं, 3 आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों और 1 विकलांग छात्र के लिए
फ्री सीट उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में लगभग 9,000 छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा निजी संस्थान विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत से साधन संपन्न व्यक्ति व संस्थान मेधावी छात्रों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद करने को इच्छुक हैं। यूपीटीयू वॉच ऐसे सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियों व अनुदानों को जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। यूपीटीयू वॉच की मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति इस दिशा में एक अभिनव प्रयास है। शिक्षा ऋण की सुविधाएं बहुत ही आसान शर्तों पर उपलब्ध हैं। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक कोई भी बैंक शिक्षा ऋण की अर्जी को शीर्षस्थ अधिकारियों से मशवरा लिए बिना नकार नहीं सकता। यदि कोई बैंक आपकी शिक्षा ऋण की अर्जी को बिना उपयुक्त कारण दिए नामंजूर करता है तो आप यूपीटीयू वॉच की हेल्पलाइन 9540847051 यानी 95408 47051 पर संपर्क कर सकते हैं। यूपीटीयू वॉच आपके मामले को हर संभव स्तर तक ले जाने को कटिबद्ध है। यूपीटीयू वॉच आईआईटी और यूपीटीयू के इंजीनियरों द्वारा संचालित संस्था है जो पिछले 1 वर्ष से प्रदेश की तकनीकी व प्रबंधकीय शिक्षा के उन्नयन के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। यूपीटीयू वॉच द्वारा प्रकाशित एक सूचना पुस्तिका आपको इंजीनियर क्यों बनना चाहिए छात्रों के सूचनार्थ निःशुल्क वितरित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आप यूपीटीयू वॉच की इंजीनियरिंग एडमिशन गाइड अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं अथवा यूपीटीयू वॉच के दिल्ली कार्यालय से डाक द्वारा मंगवा सकते हैं। जो यूपीटीयू वॉच संस्था जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उससे बहुत उपलब्धियां भी अर्जित हो रही हैं। आगे चलकर हो सकता है कि ये संस्था इस उच्चता पे पहुंच जाए, इस उच्च स्तर पर पहुंच जाए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे इंजीनियरिंग की लाइन में आगे बढ़ सकेंगे। यूपीटीयू वॉच की वेबसाइट www.uptuwatch.com पर प्रवेश संबंधी सभी जानकारियां विस्तार से उपलब्ध हैं। वेबसाइट के बारे में एक बार फिर सुनिए www.uptuwatch.com। अधिक जानकारी के लिए आप यूपीटीयू वॉच की हेल्पलाइन 95408 47051 पर संपर्क कर सकते हैं। यूपीटीयू वॉच आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। Engineering क्या है? It's application of maths and science to develop something which can be a help to the society and the nation using our natural resources. तो जब हमारे को एक बहुत अच्छा माध्यम मिल रहा है अपनी साइंस को पढ़ने का और उसको एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखने का, तो सबसे अच्छी इंजीनियरिंग बेहतर माध्यम है मुझे लगता है ग्रेजुएशन के लिए। आप सभी ने सुना होगा कि विकास की गति 10% के आसपास पहुंच चुकी है और इस विकास को बनाए रखने के लिए हर क्षेत्र में हमें इंजीनियर्सों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वह कोयला खदान हो, चाहे वह पावर प्लांट हो, डैम हो, सिंचाई के लिए नहर बनाने हो, रोड बनाने हो या कोई मेगा टाउनशिप बनाना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, शिप्स हो, हवाई जहाज बनाने हो, मोटर कार बनाने हो, मोटरसाइकिल, सब चीज में इंजीनियरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो सर्विस सेक्टर है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, किसी भी क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस समय हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा समय है। हमारा देश एक सुपर पावर बनकर के अमर्ज हो रहा है और छात्रों का देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है।
इसके लिए इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि आज का युवा वर्ग इंजीनियरिंग शिक्षा की तरफ क्यों आए। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कि विकास के दर में जो गति आई है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अधिकतर इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र में आएंगे। दूसरा, जब व्यक्ति इंजीनियरिंग एजुकेशन के दौर से गुजरता है, ये जो 4 साल का प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसमें केवल वह तकनीकी शिक्षा नहीं पाता है बल्कि उसके साथ साथ उसके पूरे व्यक्तित्व में एक विकास आता है। अगर आपके विचारों में बहुत क्रांति है और आपको बहुत लगता है कि आपको बहुत ही हैपनिंग लाइफ चाहिए और सब कुछ बहुत चेंज करना चाहते हैं, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो भी इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए चुनी थी क्योंकि मैं डिफेंस में जाना चाहती थी, तो मैंने स्ट्रीम चुनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि काफी डिफेंस के इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से मायने रखते हैं। मेरे साथ की कई लड़कियां थी जो कि मेडिकल में घुसना चाहती थी, नॉट एज ए डॉक्टर, तो फिर उन्होंने बायोमेडिकल में इंजीनियरिंग करी, कई लोगों ने एनवायरमेंट में करी, केमिकल में भी करते हैं लोग, पेट्रोकेमिकल में भी करते हैं। मतलब इतना विस्तृत क्षेत्र है इंजीनियरिंग की, किसी को भी मुझे लगता है कि कमी नहीं पड़ेगी कुछ भी, अगर उसको चुनना हो और उसके सही उसको दिशा मालूम हो कि इसे आगे क्या करना है। दूसरी चीज अर्निंग आपकी जो होती है, अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप बहुत अच्छे म्यूजिक बैंड आप दिलचस्पी, आप बहुत अच्छे लेखक हैं, तो कितने सारे उदाहरण प्रस्तुत हैं कि वो लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। कुमार विश्वास है आपके पास, जिन्होंने इंजीनियरिंग आईआईटी से जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए कविताएं कहते हैं और काफी सारे फेस्ट में उनकी प्रेजेंस उसकी शोभा बढ़ा देती है। दूसरी चीज ऐसे कि चेतन भगत को आप जानते हैं, इन्होंने भी इंजीनियरिंग करी आईआईटी से, उसके बाद वो इतने बढ़िया लेखक की तरह उभरे, क्योंकि इंजीनियरिंग के टाइम पे आपको एनालिटिकल स्किल्स इतनी डेवलप कर दी जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, प्लस आपको लगता है अगर आपने कुछ नहीं किया तो भी आप कमा लेंगे। Why should we think of engineering as a career? We are surrounded by technology on all sides. Aeroplanes, high-rise buildings, machines, computers, internet. Technology makes it all possible. Engineering profession makes it all possible. You should become engineer if you have passion for this, because engineering is the backbone of society. Engineers are the lifeline of any system. They do play a very important role in the development of the country. It is an opportunity with the engineers to learn from the past, to use the present the best, and to make the future for the country. तो मैं अभी नए जितने भी छात्र आने वाले हैं उनसे ये बोलूंगी कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं और बीएससी आप करना चाहते हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं, उससे बेहतर रहेगा कि आप बीटेक करें, क्योंकि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चीजों को देखेंगे। आप सामने देखेंगे कि सर्किट कैसे बनती है, ब्रिज के अंदर जो ट्रसेस लगी है उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके कैसे ब्रिज काम करता है, या कंस्ट्रक्शन में कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में कैसे कैसे आपको कौन से मटेरियल लगा के आप किस तरीके की बिल्डिंग बना सकते हैं। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। अगर आपको जरा भी आपको पजल सॉल्विंग और इस सब चीजों में रुचि है तो आपको बहुत बेहतर दिशा लगेगी। मैं सभी नवयुवकों से जो कि इस बार 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनसे उनको सलाह दूंगा कि इंजीनियरिंग क्षेत्र को सीरियसली लें और यूपीटीयू के कोर्सों में प्रवेश के लिए प्रयास करें। जिस भी क्षेत्र में वो बाद में जाना चाहें, डिफेंस में हो, बैंकिंग में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इस कोर्स को करने के बाद वो उन सब चीज़ों में, उन सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए उनको ट्रेनिंग मिलेगी और वो आगे बढ़ पाएंगे। And finally, to sum it up, choose rightly, think clearly, learn and work hard. These are 4 ingredients to becoming a good engineer.